नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस YouTube चैनल में। अभी तक हम प्रश्न बैंक जो विमर्श पोर्टल पर MP बोर्ड द्वारा जारी की गई है उसके ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हमने अध्याय 1, 2 और 3 के ऑब्जेक्टिव के हल देखे हैं और उनको समझा है। आज के इस वीडियो में हम आगे आने वाले अध्याय 4 द्विघात समीकरण के ऑब्जेक्टिव्स के हल देखने वाले हैं। साथ ही इसके बारे में ऑब्जेक्टिव कैसे बना उसके बेसिक के बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिए और उसका नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। तो शुरू करते हैं हम द्विघात समीकरण के ऑब्जेक्टिव्स को। यहाँ पर सबसे पहले जो दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें दिया है कि Px एक द्विघात बहुपद है तो Px बराबर 0 को कहते हैं। Px हमें कैसा दिया हुआ है, द्विघात बहुपद है और द्विघात बहुपद का सामान्य रूप हम जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर होता है और इसको किसके बराबर कर दिया है, 0 के बराबर कर दिया। जब हम किसी बहुपद को 0 के बराबर कर देते हैं तो उसे हम समीकरण कहते हैं और ये द्विघात बहुपद है, इसलिए इस समीकरण को हम बोलेंगे कि ये जो समीकरण अपना बना है ये द्विघात समीकरण बनेगा। अर्थात Px बराबर 0 को द्विघात समीकरण कहते हैं, जहाँ Px जो होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। इसे हम द्विघात समीकरण का सामान्य रूप भी कहते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का सामान्य रूप कहलाता है, जहाँ a, b और c तीनों ही वास्तविक संख्याएं हैं। साथ ही जो है a का मान जो है किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है, द्विघात समीकरण में चर राशि की अधिकतम घात होती है। तो द्विघात समीकरण में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो चर राशि है x, उसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा, द्विघात समीकरण में चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 के विविक्त कर का मान कितना होता है। देखिए, विविक्त कर का जो मान हम निकालते हैं कि जब हम समीकरण के मूल ज्ञात करते हैं, -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2ac। तब यहाँ पर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो लिखा हुआ है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac विविक्त कर कहलाता है। और हमें जो समीकरण दिया है ये दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर जो x की घात 2 का जो गुणांक है, यहाँ पर कोई गुणांक नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। तो इसका a का मान हमें 1 मिल गया। b का मान अर्थात x का गुणांक जो है वो कितना होता है, b होता है, इसलिए -4 अपने को मान मिलेगा। और c अर्थात अचर राशि जो कि 4 के बराबर है। ये तीनों मान हम इसके अंदर रख देते हैं। तो -b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है, 1 है और c का मान 4 है। 16 माइनस 16, तो इसका विविक्त कर जो मिलेगा अपने को समीकरण का, वो किसके बराबर मिलेगा, इसका मान 0 के बराबर मिलेगा। द्विघात समीकरण के मूलों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। देखिए, जितने समीकरण की घात होती है उतने ही मूल अपने को प्राप्त होंगे, इसलिए द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मूल अपने को प्राप्त होंगे। और द्विघात बहुपद में हम इन्हें बोल रहे थे शून्य बोल रहे थे, तो द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 होती है। अगला दिया है वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविक्त कर। तो विविक्त कर का सूत्र हम देख चुके हैं। विविक्त कर का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इसके बाद नेक्स्ट है वर्ग समीकरण 2x स्क्वायर माइनस रूट 5x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति कैसी होगी, या इसके जो दोनों मूल हैं वो कैसे होंगे। तो समीकरण के मूलों की प्रकृति के लिए अपने को ये जो निर्भर करता है, किसके ऊपर निर्भर करेगा, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर निर्भर करेगा। क्योंकि यहाँ पर ये इसके जो 2 मूल अपने को मिल रहे हैं इस सूत्र से, उस पर किसके मान पर निर्भर करेगा कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac पर पूरी तरीके से निर्भर करता है। किस तरीके से निर्भर करता है भी देखिए कि अगर d का मान कैसा हुआ, d का मान अगर धनात्मक होता है तो अपने को समीकरण के जो 2 मूल मिलेंगे वो मिलेंगे वास्तविक मिलेंगे और असमान मूल अपने को प्राप्त होंगे। वास्तविक और असमान मूल अपने को यहाँ पर मिलेंगे। d अगर ऋणात्मक होगा तो समीकरण के जो दोनों मूल अपने को प्राप्त होंगे वो दोनों मूल काल्पनिक प्राप्त होंगे। और d का मान अगर 0 अपने को प्राप्त हुआ तो समीकरण के दोनों मूल जो होंगे वो अपने को वास्तविक मिलेंगे। और दोनों मूल कैसे होंगे, समान होंगे, अर्थात दोनों मूलों का जो उत्तर अपने को प्राप्त होगा, जो आंसर प्राप्त होगा हमें, वो दोनों ही मान जो अपने को बराबर जो है प्राप्त होने वाले हैं।
अब यहाँ धनात्मक के अंदर दो स्थितियाँ बनती हैं कि धनात्मक के अंदर अगर ये जो d मिल रहा है अपने को कोई पूर्ण वर्ग संख्या मिल रही है, पूर्ण वर्ग संख्या अर्थात जिसका वर्गमूल निकल जाता है, तो इस स्थिति में समीकरण के जो दो मूल मिलेंगे अपने को वो मिलेंगे वास्तविक और परिमेय। और अगर ये अपूर्ण वर्ग संख्या हुई, धनात्मक अपूर्ण वर्ग संख्या अगर है जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसके जो मूल अपने को प्राप्त होंगे वो अपने को प्राप्त होंगे अपरिमेय मूल अपने को प्राप्त होंगे, दोनों ही समीकरण के मूल। तो यहाँ पे जो समीकरण अपने को दे रखा है वो है 2x² माइनस √5x + 1 बराबर 0। इसके d का मान निकाल लेते हैं। d अर्थात b² माइनस 4ac। b² का मान, b का मान कितना है -√5 है, तो इसका स्क्वायर माइनस 4a का मान 2 है, c का मान 1 है, बराबर अपने को यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। √5 का स्क्वायर अपने को 5 मिलेगा, माइनस 4 दूनी 8 मिल जाएगा, कुल मिला के -3 कैसा है, ऋणात्मक है। और जब d का मान ऋणात्मक होता है तो समीकरण के मूल कैसे होते हैं, समीकरण के मूल अपने को प्राप्त होंगे काल्पनिक होंगे। अर्थात हम यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण के जो दोनों मूल मिलेंगे अपने को वो दोनों मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे या वास्तविक नहीं होंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसमें सही जोड़ी बनानी है, वास्तविक और असमान मूल। जब वास्तविक और असमान मूल अपने को कहाँ मिलेंगे, वास्तविक और असमान मूल मिलते हैं जब d धनात्मक होता है। d धनात्मक होता है अर्थात d का मान कैसा हो, 0 से बड़ा हो, तो वास्तविक और असमान मूल अपने को मिलेंगे। वास्तविक और समान मूल कब मिलते हैं, जब मूल वास्तविक और समान हो। यदि d का मान किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तो वास्तविक और समान मूल मिलेंगे। इसलिए इसका आंसर होगा d बराबर 0। तीसरा है काल्पनिक मूल अपने को मिलेंगे। तो समीकरण के काल्पनिक मूल कब मिलते हैं, जब d का मान ऋणात्मक हो जाए, अर्थात हम यहाँ पर लिखे हैं कि d का मान लेस हो 0 से, तब जाकर के अपने को समीकरण के मूल कैसे मिलेंगे, काल्पनिक मूल अपने को प्राप्त होंगे। द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या जानते हैं हम, अधिकतम घात उसकी 2 है, इसलिए समीकरण के मूल अपने को 2 मिलेंगे। और द्विघात समीकरण 4x² माइनस 4x + 1 का वियोगकर, अभी हमने निकाला था इसका वियोगकर। इसके वियोगकर का मान जो कितना प्राप्त हुआ था अपने को, 0 अपने को इसका वियोगकर का मान जो है प्राप्त होगा। आगे आते हैं हम, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी इसी से संबंधित है, वियोगकर और मूलों की प्रकृति से संबंधित हमारा प्रश्न है। तो इसमें भी जो अपने को देखना है कि वियोगकर ऋणात्मक होता है। जब वियोगकर ऋणात्मक होता है, जब वियोगकर ऋणात्मक होता है तो मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं, या इसका एक नाम हो रहा है कि मूल जो है समीकरण के वो वास्तविक नहीं होंगे या अधिकल्पित मूल अपने को प्राप्त होंगे। वियोगकर अगर शून्य है, जब वियोगकर शून्य होता है तो समीकरण के मूल अपने को प्राप्त होंगे वो वास्तविक और समान मूल जो अपने को प्राप्त होंगे। वियोगकर धनात्मक और पूर्ण वर्ग, धनात्मक और पूर्ण वर्ग हमने यहाँ पर देखा था कि अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या हुई तो समीकरण के जो मूल होंगे वो वास्तविक और परिमेय मूल अपने को प्राप्त होंगे। कि वास्तविक संख्याओं के अंदर हम बात कर रहे हैं परिमेय और अपरिमेय की, दोनों संख्याएं आती है। तो अपूर्ण वर्ग हुआ तो समीकरण के मूल जो होंगे वो अपरिमेय होंगे, और पूर्ण वर्ग हुआ तो समीकरण के मूल जो होंगे वो परिमेय होंगे। अगला है वियोगकर जो है कैसा हो, धनात्मक हो। जब वियोगकर धनात्मक होता है तो d का मान अगर >0 हो तो समीकरण के जो दोनों मूल मिलेंगे अपने को कैसे मिलेंगे, वास्तविक और असमान मूल प्राप्त होंगे। वियोगकर धनात्मक अपूर्ण वर्ग, धनात्मक हुआ और अपूर्ण वर्ग हुआ, जब धनात्मक अपूर्ण वर्ग हुआ तो समीकरण के जो मूल प्राप्त होंगे वो कैसे प्राप्त होंगे, अपने को अपरिमेय मूल अपने को प्राप्त होंगे। आगे हम बढ़ते हैं सत्य असत्य पर। द्विघात समीकरण में मूल वास्तविक होने के लिए d <0 होना चाहिए, नहीं यहाँ पर दिया है d < 0 होना चाहिए। तो इसका पहला वाला जो भाग है कि d < 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक कब होंगे, जब d > 0 के। तो इसलिए जो है क्या हो जाएगा, एक असत्य कथन हो जाएगा यदि अपने को दिया हुआ है d < 0 है तो। दूसरा है द्विघात समीकरण के वियोगकर ऋणात्मक हो तो मूल वास्तविक होते हैं। द्विघात समीकरण का वियोगकर ऋणात्मक मतलब d अगर कैसा है, 0 से छोटा है, d अगर 0 से छोटा है तो क्या मूल वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक कब होते हैं, जब d का मान जो है बड़ा होना चाहिए 0 से। तो ये भी क्या हो जाएगा, दूसरा वाला भी असत्य कथन हो जाएगा कि d अगर < 0 हो तो मूल जो है काल्पनिक होते हैं।
द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होने के लिए आवश्यक शर्त d ग्रेटर देन 0 है। हाँ, ये वाला ठीक है कि d ग्रेटर देन 0 हो तो समीकरण के मूल जो है वास्तविक होंगे, इसलिए यह जो है क्या हो जाएगा, सत्य कथन अपना प्राप्त हो जाएगा। x माइनस 1/x बराबर 0 के दोनों मूल, x माइनस 1/x बराबर 0 के दोनों मूल समान होंगे क्या, देखते हैं इसके मूल कितने अपने को मिलते हैं। तो यहाँ से अपन x का गुणा करा दे पूरे समीकरण में, तो x² माइनस 1 बराबर अपने को मिल जाएगा किसके, 0 के। इसके वेग कर का मान निकालते हैं, वेग कर निकलेगा d बराबर b² माइनस 4ac। यहाँ पर b का मान तो 0 है, -4, a का मान कितना है 1 है और c का मान कितना है -1 है। तो 0 और माइनस माइनस प्लस अपने को 4 मिल जाएगा। इसका वेग कर कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो वेग कर जब 0 आता है तब समीकरण के दोनों मूल बराबर होते हैं। वेग कर का मान जो है d ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो समीकरण के दोनों मूल जो अपने को वास्तविक तो मिलेंगे लेकिन असमान मूल जो है अपने को प्राप्त होंगे। दोनों मूल समान नहीं होंगे, अपने को ये देखना है, तो ये जो है क्या है, असत्य कथन अपना हो जाएगा। वर्ग समीकरण को हल करने के लिए सूत्र के प्रणेता श्रीधराचार्य थे। वर्ग समीकरण के लिए जो सूत्र देने वाले थे वो श्रीधराचार्य ने सूत्र दिया था, इसलिए जो है एक सत्य कथन हो जाएगा। आगे आने वाला जो नेक्स्ट जो भाग है, अगला क्वेश्चन है इसका 6 वाला, उसमें हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण 3x माइनस 2 और 2x प्लस 1 बराबर 0 के मूल, 3x माइनस 2 और 2x प्लस 1 बराबर 0 के मूल क्या होंगे। तो इसको 0 के बराबर कर देते हैं, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। जब हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो मिलेगा 2/3 और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो -1/2 के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो है अपना आंसर दिया हुआ है -2/3 और 1/2 दिया हुआ है, चिन्ह चेंज है, इसलिए ये जो है क्या हो जाएगा, असत्य कथन। जबकि हमारा जो आंसर राइट आंसर आ रहा है 2/3 और -1/2 इसके उत्तर होंगे। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। समीकरण x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में b² माइनस 4ac को क्या कहा जाता है। तो b² माइनस 4ac को हम समीकरण का व्यक्त कर कहते हैं। दूसरा है, यदि किसी वर्ग समीकरण के मूल समान और वास्तविक है तो उसके वेग कर का मान कितना होगा। समीकरण के मूल समान और वास्तविक, देखिए बार बार पूछा जा रहा है, समीकरण के मूल समान और वास्तविक है तो उसके वेग कर का मान कितना होगा, 0 के बराबर अपने को प्राप्त होगा। यदि किसी वर्ग समीकरण के मूल परिमेय और असमान हो तो समीकरण के वेग कर का मान कितना होगा। परिमेय और असमान में समीकरण का जो वेग कर है d वो कैसा होगा, धनात्मक होना चाहिए, और पूर्ण वर्ग अगर हो तो हमको उसके जो मूल मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, परिमेय मूल जो अपने को प्राप्त होंगे। वह समीकरण जिसमें अज्ञात राशि चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं या फिर उसे वर्ग समीकरण भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसी वर्ग समीकरण में चर के दोनों मान उस वर्ग समीकरण के क्या कहलाते हैं। समीकरण के लिए हम जो है समीकरण के मूल हम इनको बोलते हैं, और अगर बहुपद बोलते हैं तो बहुपद के शून्य किनको कहा जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले अध्याय के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स के साथ में जिन्हें दिया गया है हमारी प्रश्न बैंक के अंदर। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।